Right, so welcome back everyone. This is Ashwin Jaiswal and we are going to discuss chapter number 8 of our commerce, ISC commerce के chapter 8 पे आ गए हैं. And in this chapter we are going to discuss the types of companies. आप देखोगे तो ये previous जो chapter है उसी का एक second part आप बोल सकते हैं कि पिछले chapter में we discussed about the basic concepts of company and in this chapter we are going to discuss how many types of companies are there and हाँ, इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल का नाम है अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड. तो आप टेलीग्राम पे अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. नीचे भी लिंक दिया हुआ है बट कभी कभी वो लिंक डायरेक्टली खुलता नहीं है, तो दैट इज़ वाई आप टेलीग्राम पे जाके सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा. अच्छा, इस चैप्टर के नोट्स में अगर आप स्कोप ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे, आईएससी का जो स्कोप है उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं दे रखा है, बट आई हैव इंक्लूडेड इट बिकॉज आपके स्कूल के टीचर्स उतना स्कोप फॉलो करते नहीं हैं 11th स्टैंडर्ड में. सो दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड इट सो दैट आपका कंप्लीट डिस्कशन इसमें हो जाए. स्टार्ट करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है. बिफोर आई स्टार्ट आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक वगैरह कर देना, बिकॉज लाइक करने से दो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. पहली बात तो आई गेट मोटिवेशन टू डू मोर, ठीक है, बिकॉज मेरे को भी दिखना चाहिए कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर फॉर यू. तो दैट्स रीज़न नंबर 1. सेकंड रीज़न है कि जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा यूट्यूब जो है वो प्रमोट करता है, वो एक्सपैंड करता है, उसके रीच को बढ़ाता है. तो फॉर दैट रीज़न आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना, ठीक है, तो थोड़ा मेरे को भी हेल्प हो जाएगा. तो आप 30 सेकेंड्स लगेगा मैक्सिमम, तो प्लीज़ आप पहले लाइक कर दो एंड देन कीप वॉचिंग दिस. हम लोग स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी सा चैप्टर है, थोड़ा कैटेगरीज काफ़ी सारे हैं बट चैप्टर ओवरऑल बहुत सिंपल है. हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनीज. नाउ टाइप्स ऑफ कंपनीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस टाइप्स. सबसे पहले हम लोग इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे. मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको प्रीवियस चैप्टर में आई एक्सप्लेन कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब इनकॉर्पोरेशन. कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहा है, इन शॉर्ट कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहा है. हाउ इज द कंपनी गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड मींस हाउ इज द कंपनी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. तो उसके बेसिस पे 3 कंपनीज है हमारे पास. पहला होता है चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी वो होता है जो कि एक रॉयल चार्टर्ड या फिर मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, अलग अलग कंट्रीज़ में क्वीन किंग ये लोग होते थे ना, तो उनके ऑर्डर्स पे अगर कोई कंपनी बनता है, ठीक है, उसको रॉयल चार्टर बोलते थे, रॉयल ऑर्डर, ठीक है. तो एक रॉयल ऑर्डर, किंग या क्वीन के ऑर्डर पे अगर कोई कंपनी बने, जैसे हमारे इंडिया में एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की वो कंपनी थी, तो वो किसके ऑर्डर पे बना था, वो ब्रिटिश क्वीन के ऑर्डर्स पे बना था. तो जब कोई कंपनी किंग या क्वीन के ऑर्डर पे बनता है तो उसको हम लोग चार्टर कंपनी बोलते हैं, चार्टर्ड कंपनी. एक कंपनी होता है जिसको पार्लियामेंट, सेकंड वाला कैटेगरी है, जिसको पार्लियामेंट में लॉ बना करके क्रिएट किया जाता है. जैसे कि LIC, हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आपने सुना होगा. तो LIC कैसे क्रिएट हुआ, LIC क्रिएट हुआ था थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट, देखो दो ही चीज़ हो सकता है कंट्री में, या तो किंग क्वीन वाला सिस्टम हो, मोनार्की सिस्टम, या फिर डेमोक्रेसी हो जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह होते हैं. तो किंग क्वीन वाले सिस्टम में चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है. अपने देश में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, तो अपने देश में स्टैट्यूटरी कंपनीज होते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, जो एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. एंड लास्ट वाला कैटेगरी है जो इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा यही वाला कैटेगरी है, वो होता है रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी में क्या होता है कि हर देश में अपना एक कंपनी लॉ होता है और उस लॉ में आपको अपना कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा. जैसे इंडिया में करेंटली कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, इससे पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 चलता था. तो जब आज अगर मेरे को कंपनी स्टार्ट करना है, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गेट माय कंपनी रजिस्टर्ड. कहाँ पे, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज लॉ में मेरे को रजिस्टर कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज लॉ. कंपनी लॉ में रजिस्टर कराने का मतलब है कि लॉ में जो प्रोसेस लिखा है उस प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर कराना पड़ेगा, वही स्टेप्स फॉलो करके रजिस्टर कराने पड़ेंगे. तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, ओके. अच्छा, ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है, अब ये रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो 3 कैटेगरीज के हो सकते हैं. तो वो चार्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी का बात नहीं हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. जो कंपनीज 2013
के कानून में रजिस्टर्ड है या 1956 के कानून में रजिस्टर्ड है, क्योंकि पहले 1956 चलता था, 2013 से 2013 वाला एक्ट चलने लगा। तो 2013 वाला जो लॉ है या पहले वाला जो लॉ है उसमें जो कंपनीज रजिस्टर्ड है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो वो कंपनीज टोटल 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिलोंग टू दिस कैटेगरी। यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, ठीक है, शेयर्स का मतलब आई एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर। यहाँ पे शेयर कैपिटल होगा और शेयर कैपिटल मतलब पीपल विल हैव टू बाय द शेयर्स, लोगों को हिस्सा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और लोगों का लायबिलिटी कितना रहेगा, मेंबर्स का लायबिलिटी कितना रहेगा, मेंबर्स का लायबिलिटी उतना ही रहेगा जितना उस शेयर का वैल्यू है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 10 रुपीज़ तो मेरा लायबिलिटी 10 रुपीज़ का ही रहेगा। मतलब इफ़ आई हैव टू गिव मनी देन आई हैव टू गिव 10 रुपीज़ ओनली, 10 रुपीज़ से ज़्यादा कोई ले नहीं सकता। अगर शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है देन माई लायबिलिटी विल बी 100 रुपीज़, आई विल नॉट पे मोर देन 100 इन एनी केस। तो उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। फिर आता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है ना, मेरा जो लायबिलिटी है वो गारंटी के ऊपर लिमिटेड है। मतलब मेरे को क्या करना पड़ता है ना, एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी व्हेन आई एम ज्वाइनिंग द कंपनी आई विल गिव अ गारंटी टू द कंपनी। कंपनी को एज अ मेंबर आई विल गिव अ गारंटी कि देखो जिस दिन ये कंपनी बंद होने को आएगी, वेन एवर दिस कंपनी विल बी इन अ सिचुएशन ऑफ गेटिंग वाइंड अप, तो जब ये कंपनी वाइंड अप होने के सिचुएशन में आएगी आई विल गिव यू 5000 रुपीज़, ये मेरा गारंटी है। तो आई गेव दिस गारंटी टू द कंपनी कि जब बंद होने का टाइम आएगा आई विल गिव 5000, तो मेरा लायबिलिटी कितना होगा 5000। 5000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देंगे। इफ़ आई हैव गिवन गारंटी ऑफ दिस मच अमाउंट आई विल बी गिविंग दिस मच अमाउंट ओनली। तो 2 टाइप का लिमिट है, एक शेयर्स का लिमिट जितना शेयर का वैल्यू है उतना ही देंगे, और एक गारंटी का लिमिट जितना हमने गारंटी दिया बस उतना ही पैसा देंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। एंड लास्ट जो कैटेगरी आता है वो आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी हर चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है मेरे से एज अ मेंबर कितना भी पैसा लिया जा सकता है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। अगर कंपनी अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी अपने डेट्स रीपे नहीं कर पा रही है, तो मेंबर्स से कितना भी पैसा लिया जा सकता है जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाए। इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर लोन 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ लिया जाएगा, लोन 10 करोड़ का है तो 10 करोड़ लिया जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। लोन 500 का है तो 500 लिया जाएगा, ठीक है। और ये लायबिलिटी भी वाइंड अप के टाइम में ही एनफोर्सेबल है। मतलब ये सब सिचुएशन तभी आता है जब कंपनी बंद होने को आया है, अब कोई उपाय नहीं बचा है, देन ओनली दी सिचुएशन अराइज, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब देखो कंट्रोल के बेसिस पे देखोगे तो कितने टाइप से कंपनीज आते हैं। सबसे पहला आता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है वैसे कंपनीज जिन्होंने दूसरे कंपनीज में 50% से ज़्यादा का होल्डिंग रखा है, ठीक है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबको पता है कि पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में है, पेट्रोलियम और इन सब चीज़ों के बिजनेस में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस का ही एक और छोटू सा कंपनी है रिलायंस जियो, जो कि सिम कार्ड वाला कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करता है ना, रिलायंस जियो में मैक्सिमम शेयर्स खरीद के रखा है, 50% से ज़्यादा शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो रिलायंस जियो क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्री का सब्सिडियरी है, और रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस जियो का होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस जियो को होल्ड कर रखा है। 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा शेयर्स या डिसीजन मेकिंग पावर या फिर उसके कोई भी मैनेजमेंट का मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। मतलब एक तरीके से कंट्रोल, ये पहली वाली कंपनी जो है दूसरे वाली कंपनी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द सेकंड कंपनी। फर्स्ट कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर्स है, फर्स्ट कंपनी के पास कंट्रोलिंग राइट्स है, फर्स्ट कंपनी उसके डिसीजंस ले रही है। तो फर्स्ट कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और वो जो छोटू वाली कंपनी है उसको हम लोग सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। वो यहाँ पे आपको नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक होता है होल्डिंग कंपनी और एक होता है सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, जहाँ आधे से ज़्यादा कंट्रोल वगैरह सब होल्डिंग कंपनी के पास होता है। तो दूसरे वाले को सब्सिडियरी बोलेंगे, पहले वाले को होल्डिंग बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को लेटर ऑन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है इसी वीडियो में, तो अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन या नेशनैलिटी, मतलब एरिया वाइज अगर देखा जाए तो 2 टाइप के कंपनीज होंगे। एक इंडियन कंपनी होंगे, इंडियन कंपनी जो यहीं पे
रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। इंडियन कंपनी उसको बोलेंगे जो रजिस्ट्रेशन जिसका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो कंपनी बिजनेस बाहर कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि विप्रो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बट विप्रो का बिजनेस अमेरिका में भी चलता है, ठीक है। तो विप्रो इज एन इंडियन कंपनी बिकॉज वो रजिस्टर यहाँ पे हुई है। देखो, बिजनेस कहीं भी कर सकते हो, बिजनेस आप दूसरे देश में भी जाके कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, बट अगर आप रजिस्टर्ड इंडिया में हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है तो फिर आप एक इंडियन कंपनी है। लेकिन अगर आप इनकॉर्पोरेटेड हुए आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आप फॉरेन में रजिस्टर हुए, जैसे कोका कोला क्या है, कोका कोला का रजिस्ट्रेशन फॉरेन में हुआ है लेकिन वो बिजनेस यहाँ पे कर रहा है, तो ऐसे कंपनीज को हम लोग फॉरेन कंपनीज बोलेंगे। फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड बाहर होते हैं और बिजनेस इंडिया में करते हैं, तो ऐसे कंपनीज को फॉरेन कंपनी बोलते हैं, ठीक है। एंड अब देखो मजे का बात, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको एमसीक्यू वगैरह ये सब पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है। एक मजेदार बात सुनो, अगर कोई कंपनी अमेरिका में फॉर्म हुआ है और वो बिजनेस भी अमेरिका में कर रहा है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी हुआ? वो फॉरेन कंपनी नहीं हुआ, वो कंपनी ही नहीं हुआ। हमारे लॉ के हिसाब से, अगर आप लॉ के हिसाब से जाओगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लॉ पढ़ोगे, ठीक है, इफ यू स्टडी लॉ प्रॉपरली, तो लॉ में ऐसा लिखा है कि फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? फॉरेन कंपनी उसको बोलेंगे जो बाहर रजिस्टर्ड है बट बिजनेस इंडिया में हो रहा है, ठीक है। जैसे कोका कोला बाहर रजिस्टर्ड है बट बिजनेस इंडिया में कर रहा है, तो उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। बट जो बाहर में रजिस्टर्ड है, बिजनेस भी बाहर कर रहा है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है उसका, तो वो ऐसे कंपनीज हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी ही नहीं है। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कंपनी, बट लीगली इट इज नॉट अ कंपनी, इट्स जस्ट अ फॉरेन एंटिटी, ठीक है। उसको कंपनी बोलते ही नहीं है। ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए था, ठीक है। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी क्या हो गया? मल्टीनेशनल कंपनीज उनको बोलते हैं जो एक साथ काफ़ी सारे देशों में काम करती है, ठीक है। मल्टीनेशनल आप समझ रहे होगे, नेशनल मतलब कंट्री एंड मल्टीनेशनल मतलब मल्टीपल कंट्रीज। तो ऐसे बिजनेसेस जो काफ़ी सारे देशों में हैं उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। अगेन कोका कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। सो अ कंपनी विच हैज़ प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है या तो मार्केटिंग। देखो, प्रोडक्शन होता है जब आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे एप्पल अभी प्लानिंग कर रहा है कि इंडिया में आके वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। और एक होता है कि मार्केटिंग, मतलब आप बना रहे हैं फॉरेन में बट बेचेंगे यहाँ, जैसे टेस्ला अभी फिलहाल इंडिया में तो बना नहीं रहा है। व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू मैन्युफैक्चर इट इन चाइना एंड दे वांट टू सेल इट इन इंडिया। तो जब आप सिर्फ बेचने के लिए आते हैं इंडिया में तो उसको मार्केटिंग कंपनीज बोलते हैं, और जब आप बनाने आते हो इंडिया में तो फिर आपको प्रोडक्शन कंपनीज बोलते हैं। और ये आपका सेवरल कंट्रीज में हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा देशों में हो रहा है, तो फिर आपको मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं प्राइवेट कंपनीज पे। ध्यान से समझना, प्राइवेट कंपनीज किसको बोलते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं वो, प्राइवेट कंपनीज जो होंगे वो जनरली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बहुत ही क्लोज जो हमारे लोग होते हैं उनके साथ जो कंपनीज चलाते हैं ना हम लोग, उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है, इफ़ आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, तो किसके किसके साथ आई कैन स्टार्ट द कंपनी? आई कैन ओनली इंक्लूड पीपल हु आर आइदर माई फ्रेंड्स और माई फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, या फिर एकदम क्लोज जान पहचान, मेरा दोस्त का दोस्त, ठीक है, मेरे फैमिली मेम्बर का दोस्त। तो मतलब क्लोज होना चाहिए लोग, ऐसे ही रैंडमली किसी को नहीं लेते, उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का मेन नाम प्राइवेट इसलिए बिकॉज बहुत जो रिश्तेदार है या फिर बहुत सामने वाले लोग हैं, वी नो देम प्रॉपरली, तो ऐसे लोगों के साथ जो बिजनेस करते हैं उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का राइट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब सपोज आई एम अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और कल को मेरे को जाना है यहाँ से, मन नहीं लग रहा है, ये कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है, कंपनी में ग्रोथ दिख नहीं रहा है, तो कैन आई सेल माई शेयर्स टू समवन एल्स एंड गो? क्या हम अपना शेयर किसी और को दे दें और चले जाएं? आई कैन डू इट, बट जिसको दे रहे हैं वो शेयर, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, वो भी इसी फैमिली, इसी रिलेटिव, इसी फ्रेंड्स, इसी मतलब क्लोज होना चाहिए पर्सन। आई कांट गिव इट टू एनी रैंडम आउटसाइडर, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है।
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं। अच्छा, मिनिमम 2 लोग लगेंगे, ठीक है। इस कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए चाहिए। मिनिमम यू नीड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ आपको कम से कम चाहिए। मिनिमम 2 लोग लगेंगे, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। आप पब्लिक को मतलब आउटसाइडर्स, एकदम बाहर वालों को आप बुला नहीं सकते कि आप आइए, हमें पैसा दीजिए, हमारे साथ मेंबर बनिए। वो मेंबर नहीं बन सकते, वो आपको पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑल्सो। आउटसाइडर्स से आप किसी तरीके का पैसा लेन देन मतलब फॉर रनिंग द बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बिजनेस आपका क्लोज बिजनेस है, आप ही को चलाना है ये, ठीक है। मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, ओके। इसमें हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 वाला तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए मिनिमम। अच्छा, सच कंपनी मस्ट यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम। आपके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगा होना चाहिए, ठीक है। नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, तो पढ़ने वाले को तुरंत पढ़ते साथ पता हो जाना चाहिए कि अच्छा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या हो जाता है? पब्लिक कंपनी ऑपोजिट ऑफ प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में एनी वन कैन बिकम अ मेंबर, एनी वन। आई डोंट हैव टू बी अ मेंबर, आई डोंट हैव टू बी friends with them, I don't have to be a family member, I don't have to be their relative. If I want, I can become a member voluntarily, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पैसा चाहिए होता है? कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए होता है। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? कम से कम 7, ठीक है। अगर यहाँ नहीं लिखा है तो आगे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 7 मेंबर्स। एटलीस्ट 7 मेंबर्स आपको चाहिए होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबरशिप में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट में कितना था? 200, मिनिमम 200, सॉरी मैक्सिमम 200, और यहाँ पे मैक्सिमम अनलिमिटेड है। पब्लिक वाले में कितना भी लोग हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपनीज को अपने लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ेगा, अपने नाम के एंड में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तुम्हारा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। विप्रो लिमिटेड, लास्ट में लिमिटेड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग किसी से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। दे कैन टेक मनी, दे कैन बोरो फंड फ्रॉम एनी वन, ठीक है। ये इनका अलाउड है, सबके साथ अलाउड है। और यहाँ पे शेयर ट्रांसफर में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जस्ट उसका उल्टा पॉइंट है, ठीक है। आप पढ़ने के टाइम में भी ऐसे उल्टा करके पढ़ना, उसमें जो है इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे है। वो लोग शेयर ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे, यहाँ पे शेयर ट्रांसफर फ्री है, ठीक है। वहाँ पे मैक्सिमम 200 लोग थे, यहाँ पे मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। वहाँ पे पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं था, यहाँ पे पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड है। वहाँ पे नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखते थे, यहाँ पे प्राइवेट हटा दिया है, सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ये नंबर 3 वाला। इसके बाद आप ब्रेक ले लेना, ठीक है। इसके बाद आप ब्रेक ले लेना, डायरेक्टली इस वीडियो को पूरा मत देखना, तो टेक ब्रेक्स। देखो अब हम लोग देख रहे हैं व्हेन अ प्राइवेट कंपनी समझ गए, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला कंपनी। ये फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कब मान के चलेंगे? व्हेन विल आई ट्रीट अ प्राइवेट कंपनी एज अ पब्लिक कंपनी? कब ऐसा बोलेंगे कि ये है तो प्राइवेट, यार दोस्तों का कंपनी है, बट इसको ट्रीट कब करेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है? जब प्राइवेट कंपनी होल्ड्स 25% और मोर शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी। तो ये छोटा कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी छोटा कंपनी होता है, 200 लोगों का कंपनी हो सकता है, और वो बड़ा कंपनी होता है, अनलिमिटेड मेंबर्स। तो जब ये छोटा सा कंपनी एक बड़े से कंपनी का 25% से ज़्यादा, 25% तक का शेयर होल्ड करके रखा, उससे ज़्यादा का होल्ड करके रखा, एक छोटा सा कंपनी उतने बड़े कंपनी का होल्ड करके रखा, इतना सारा शेयर्स, तो फिर ये मतलब छोटा मोटा कंपनी नहीं है, तो फिर इसको भी बड़ा कंपनी मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, when 25% more of the paid up share capital of a private company is held by one or more body corporate, मतलब बड़े बड़े जो पब्लिक कंपनीज है, बिग पब्लिक कंपनीज, वन और मोर आर हैविंग शेयर्स 25% से ज़्यादा इस छोटे से कंपनी का। तो इस एक छोटा सा कंपनी है और इसका बड़ा बड़ा पब्लिक कंपनी इसमें मेंबर्स है 25% से ज़्यादा, तो इसको छोटा कंपनी मान के नहीं चलेंगे, ठीक है। एवरेज सेल्स टर्नओवर इन अ ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब फॉर द लास्ट 3 years इज मोर देन 25 करोड़। पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 years देखा जाए तो लास्ट 3 years में अगर आपका सेल्स ऑन एन एवरेज
25 करोड़ से ज़्यादा रहा है तो फिर आप छोटे कंपनी नहीं माने जाएंगे, आपको पब्लिक कंपनी जैसा ट्रीट किया जाएगा। यू विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाना, डीम्ड का मतलब है वैसा एक्सेप्ट कर लेना, आप हो नहीं लेकिन आपको मान लिया जाएगा उस तरीके का। एंड प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट्स पब्लिक डिपॉजिट, इनको अलाउड नहीं था बट अगर ये फिर भी करते हैं तो फिर इनको मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक कंपनी है। और पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर बहुत नियम कानून लगते हैं, बड़ा कंपनी है ना, तो बड़ा कंपनी के ऊपर बहुत नियम कानून लगते हैं। तो अगर आपको बड़े कंपनी जैसा मान लिया जाए तो आपको बड़े कंपनी का सारा काम करना पड़ेगा, उनके जैसे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनके जैसे सारे नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा। तो फंस जाओगे, नाम बोल रहे हो छोटा सा और काम कर रहे हो बड़ा बड़ा, तो फिर उन्हीं के जैसा आपको ट्रीट किया जाएगा, उन्हीं के जैसा आपको सब लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। प्राइवेट कंपनी के कुछ, अच्छा आप लोग अपने हिसाब से ब्रेक ले लेना, ठीक है। यू टेक ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, यू डोंट हैव टू वॉच इट एट वन शॉट। आई वुड सजेस्ट कि आप अभी नोट्स जो डाउनलोड किए थे, नोट्स को प्रिंट करा लेना एंड प्रिंट करा के पहले एक बार पढ़ लो। अभी तक जितना हुआ है पहले उसको पढ़ लो। हमने अभी तक टाइप्स ऑफ कंपनीज गो थ्रू किया है, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक में। तो बिफोर वी गेट इनटू दिस डिटेल, आप अपना एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो को पॉज कर दो। अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर देना, ठीक है। तो क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा रीच बढ़ता है इसका, तो ये मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को पॉज भी कर दो, पॉज करके एक बार पढ़ लो, फिर आओ, फिर आगे वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका लॉस है इसमें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बिना फॉरवर्ड किए, बिना पॉज किए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान है, ठीक है, इसमें आपका नुकसान है, ये एकदम समझ के चलना। चलो, प्रिविलेजेस मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट्स मिल रहा है छोटे कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को। पहली बात तो ये 2 लोगों के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो यू नीड 7 पीपल, बट यहाँ पे 2 लोगों से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कम लोग हैं, बाकी लोग रेडी नहीं हो रहे, तो 2 लोग कम से कम शुरू तो कर दो, शुरू करना इज़ अलाउड, ठीक है। ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन हुआ बस बिजनेस शुरू कर दो। पब्लिक कंपनी को क्या है ना, थोड़ा और रुकना पड़ता है, उनको एक और सर्टिफिकेट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो बड़े कंपनीज को देखो, बड़ा कंपनी को भी इनकॉर्पोरेशन कराना है, छोटे कंपनी को भी इनकॉर्पोरेशन कराना है, बट ये जो छोटा वाला कंपनी है ना, इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बिजनेस शुरू कर देगा। बट बड़े वाले कंपनी को रुकना पड़ता है, उनको एक ग्रीन सिग्नल के लिए रुकना पड़ता है, उनको एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बिग कंपनीज कैन नॉट स्टार्ट देयर बिजनेस। तो इनको ये फ़ायदा है कि इनको उतना रुकने का ज़रूरत नहीं है। इनको प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ छपवाने का ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब पब्लिक से पैसा लेते हैं ना तो एक बुक छपवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसमें लिखा रहता है रीजंस कि क्यों पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, पैसा कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो पैसों से रिलेटेड डिटेल्स लिखा रहता है। जब छोटे कंपनीज़ को पैसा चाहिए ही नहीं पब्लिक का, तो फिर प्रोस्पेक्टस वगैरह इन सब में छपवाने का हेडेक लेना ही क्यों है, खर्चा करना ही क्यों है। तो इनका ये सब भी कोई झमेला नहीं है, ठीक है। दे कैन डायरेक्टली अलॉट शेयर्स, यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लिमिट नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब ये पब्लिक कंपनीज़ को करना पड़ता है। पब्लिक कंपनीज़ को जब पैसा लेते हैं ना वो लोग, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वहाँ अमाउंट आता है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, इनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनका 2 डायरेक्टर्स से भी ये कंपनी शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी चलाते हैं, ठीक है, ओनर नहीं है, कंपनी चलाते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने समझा था, डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर्स, डायरेक्टर्स आर द पीपल हु विल बी रनिंग द कंपनी। एक्सपर्ट लोग होते हैं जिसको कंपनी हायर करती है टू रन द कंपनी, ठीक है। तो ये लोग 2 डायरेक्टर से भी शुरू कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी जो बड़े वाले कंपनी है उनको कम से कम 3 लोग लगते हैं, 3 डायरेक्टर्स। यहाँ पे 2 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। डिफरेंसेस एक बार आप कर लेना, डायरेक्टर्स वाला डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप लोग कर लेना डिफरेंसेस। कोरम का क्या मतलब होता है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स हु शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। कम से कम इतने लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, अगर इतने लोग भी नहीं आए तो मीटिंग कैंसिल हो जाता है। तो
प्राइवेट कंपनी में कितने 2 लोग होने चाहिए, अगर 2 लोग भी आ गए तो मीटिंग हो जाएगा, बट पब्लिक कंपनी में 5 लोग होने चाहिए, 5 लोग नहीं आते तो मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो ये वाला कर लेना। हाँ, पॉइंट नंबर 1 में देखोगे तो कुछ आईएससी बुक्स है जो अभी भी बैकडेटेड चल रहे हैं, वो उनमें 50 मेंबर्स दिखाता है, 50 नहीं है मैक्सिमम 200 है, ठीक है। तो कुछ आईएससी बुक्स में अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। 1% कंपनी हमारे देश में नया आया है, 2013 में पहली बार आया, वैसे 2013 को भी 9 साल हो गए, लेकिन हमारे देश में ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था, 2013 से पहले नहीं था, बट फॉरेन कंट्रीज है, मलेशिया में देखोगे तो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है कि अगर एक पर्सन को भी बिजनेस करना है तो क्या वो कंपनी बना के कर सकता है। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटर तो एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया, बट अगर उसी पर्सन को कंपनी बना के काम करना है तो क्या वो कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था, अब कर सकता है, अब वो 1% कंपनी बना के काम कर सकता है, ठीक है। एक ही जन के पास बहुत पैसा है, अंबानी टाइप आदमी, ठीक है, एक ही जन के पास बहुत पैसा है, तो क्या वो अकेला बिजनेस कर सकता है। हाँ, अब कर सकता है, 2013 से पहले नहीं अलाउड था, अब कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर रहेंगे, इनको प्राइवेट कंपनी जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब इनके ऊपर जो नियम कानून लागू होगा ना वो प्राइवेट कंपनी वाला ही होगा। इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो वो भी बिजनेस कर सकते हैं। प्रोसेस इनका काफ़ी सिंप्लीफाइड है, बहुत सारे लॉ में इनको एग्जेम्पशन मिल रखा है, इनको नहीं फॉलो करना है काफ़ी चीज़। सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, मतलब आपका लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी अलग, आप अलग, तो कंपनी का अगर कुछ फॉल्ट है तो कंपनी समझेगी, आपको कुछ नहीं करना है। सेपरेट लीगल एंटिटी वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स एंड तो ये 1% कंपनी काफ़ी, इतना पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। चलो, let us move to the next part, और now we are going to discuss merits and demerits of a private company। देखो ये चैप्टर लंबा जाएगा तो पेशेंटली करना, ठीक है। चैप्टर छोड़ देंगे ऐसा मत सोचना, बिकॉज जो चैप्टर बड़ा है मार्क्स भी वहीं से ज़्यादा आएगा, ठीक है। चैप्टर विच आर बिग, मार्क्स भी वहीं से आएगा। आप छोटा छोटा चैप्टर करके चले जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं वहाँ से, तो फिर क्या फ़ायदा, मार्क्स भी वैसे छोटा छोटा मिलेगा। तो चैप्टर को पार्ट पार्ट में करो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा चैप्टर एक साथ करें। आई अंडरस्टैंड द चैप्टर इज़ बिग, ये वाला पार्ट जो अभी हम करने जा रहे हैं सिलेबस में है भी नहीं, मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं है सिलेबस में। करना पड़ता है क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स सिलेबस फॉलो करते नहीं हैं, ठीक है, वो मर्जी फॉलो करते हैं, तो अभी 11 तक उनका मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। 12 में होता तो नहीं कराते, बट अभी 11 में हो तो करना पड़ रहा है। समझ लो 3-3 पॉइंट करके चलेंगे, ठीक है, 3-3 पॉइंट करके करते हैं इसको, बाकी दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो। 3-3 पॉइंट अभी के लिए करते हैं। मेरिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, छोटे कंपनी का क्या क्या मेरिट्स है। पहली बात तो ईजिली फॉर्म हो जाता है, सिर्फ 2 लोग लगेंगे, पैसा भी 1 लाख लगता है, ठीक है। वहाँ तो 5 लाख लगेगा, बड़े कंपनी में 5 लाख लगेगा, यहाँ तो 1 ही लाख में हो जाएगा। तो कम पैसा कम लोग के साथ शुरू कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लिमिटेड लायबिलिटी, ये किसी भी कंपनी का मेरिट होता है कि मेंबर्स आर सेफ, ठीक है। क्विक डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज देयर आर लेस पीपल। पब्लिक कंपनी में देखोगे तो अनलिमिटेड लोग होते हैं, अनलिमिटेड, उनके मीटिंग में कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्विक डिसीजंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है और सारे लोग जो है फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स यही लोग हैं, तो जल्दी डिसाइड हो जाता है, ठीक है। 3-3 पॉइंट करके करेंगे, ठीक है। डीमेरिट्स में क्या 3 पॉइंट करें। पहला वाला पॉइंट बोल रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, क्योंकि मैक्सिमम कितने लोग आ जाएंगे 200, मैक्सिमम कितने लोग आ जाएंगे 200, कुछ बुक्स में 50 दिया हुआ है अभी भी, मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, तो 200 लोगों तक का पैसा आ सकता है। बट प्राइवेट कंपनी देखो, सॉरी पब्लिक कंपनी देखोगे तो पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग होते हैं, तो कितना भी पैसा आ सकता है, ठीक है। पुअर प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स सबमिशन करना पड़ता है, आपका जो इंटरनल अफेयर्स है वो पब्लिक जा सकता है, बिकॉज एवरी हैपनिंग ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। आपको सब कुछ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड देयरफॉर यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर मेंबर्स फ्रॉम इंफॉर्मेशंस गेटिंग लीक्ड आउट, इंफॉर्मेशंस बाहर चले जाते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी मेंबर्स मे बी एट द मर्सी ऑफ मेजॉरिटी,
देखो माइनॉरिटी मेजॉरिटी किसको बोलते हैं कंपनी के केस में, जो 50% से ज़्यादा के होल्डर्स हैं ना उनको हम लोग मेजॉरिटी मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनका मिला जुला के 50% से ज़्यादा है होल्डिंग। बट जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है जिनका 2%, 3%, 4% का होल्डिंग है, ठीक है, उनको हम लोग माइनॉरिटीज़ बोलते हैं। तो ये जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं ना, इनके पास तो 50% से ज़्यादा का पावर है, सो दे कैन कंट्रोल द कंपनी, दे कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो ये मेंबर्स लोग क्या होता है ना, फिर आपस में इनका झगड़ा होता है, मेंबर्स लोग समझ नहीं पाते, मेंबर्स लोग आपस में झगड़ा करते हैं फिर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 एक बार देखोगे तो ज़्यादा इजी है, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा था। पॉइंट नंबर 4 कि कंपनी के शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। कल को आप निकलना चाहो तो ऐसे ही नहीं निकल सकते, किसी को भी शेयर बेच के नहीं निकल सकते। आपको शेयर उसी को बेचना पड़ेगा जो उसी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के ग्रुप में आता है, आउटसाइडर को नहीं बेच के जा सकते, ठीक है। ओके, मेरिट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब बड़े कंपनी का क्या मेरिट्स हो जाएगा? एक तो पहला बात है लार्ज रिसोर्सेज, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स पे, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, कोई भी आएगा और वो मेंबर बन सकता है। तो जब आएगा मेंबर बनने तो पैसा लेकर आएगा, तो यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, ये किसी भी कंपनी का ये फ़ायदा होता है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, सबका ये फ़ायदा होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कल को मेरे को निकलना है, किसी को भी शेयर बेच के निकल सकते हैं। आई डोंट हैव टू सर्च कि फ्रेंड हो कि नहीं, फैमिली मेम्बर हो कि नहीं, आई कैन गो लाइक दिस ओनली, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का क्या डीमेरिट्स है? डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, बिकॉज आपको 7 लोग लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेगा, तो अमाउंट भी ज़्यादा, पीपल भी ज़्यादा और नियम कानून भी ज़्यादा, तो डिफिकल्टी होता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो सकता है डायरेक्टर्स के बीच में, अदर लोग, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ डिसएग्रीमेंट का प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं तो डिसएग्रीमेंट वाला प्रॉब्लम तो आता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, आपको सब कुछ जो है वो पब्लिकली डिस्प्ले करना पड़ता है। जो कंपनी शेयर मार्केट में होती है वो पब्लिक कंपनीज ही होती है, उनको तो हर एक बात अपना वेबसाइट में डालना पड़ता है, वेबसाइट कंपलसरी है और उनको डालना भी पड़ेगा हर एक बात। तो यहाँ पे कोई मतलब क्या सीक्रेट बोल के कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना, थोड़ा एक्सपेंशन मोड में है अभी हम लोग, तो आई नीड योर हेल्प इस चीज़ में। तो अगर मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, अगर ये वीडियो कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब चैप्टर के अगले पार्ट पे। एंड नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके फिर पॉज कर दो अभी, एंड पॉज करके फिर वापस आके इसको करो। मेरा वीडियो अभी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। सरकारी कंपनी किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल वर्ड में सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज कंपनीज जिसमें 50% से ज़्यादा, मतलब कम से कम 51% होल्डिंग जो है, शेयर्स जो है वो सरकार के पास रहेगा। दैट गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या दोनों मिला करके, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, दोनों मिला करके भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट, लाइक बिहार गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट मिल करके कंपनी बना रहे हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे, ठीक है। और इसको भी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में ही किया जाता है, ठीक है। इसका भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होगा, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब इस कंपनी में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। आप ऐसा मत सोचना कि ये बहुत कुछ अलग चीज़ है, क्या अलग चीज़ नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ ओनर सरकार है, बस ओनर सरकार है, और कुछ अलग नहीं है। नियम कानून लगभग वैसे ही है, ठीक है। लॉ भी सेम वाला अप्लाई कर रहा है 2013 वाला, थोड़ा सा डिफरेंस है बट ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू डू 4 पॉइंट्स ओवर हियर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में ही होता है, चाहे 2013 वाला हो या 2013 से पहले वाले कंपनीज भी 1956 वाले लॉ में थे। तो रजिस्ट्रेशन इनका एकदम नॉर्मल है, बाकी कंपनीज के जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग हर बार ये पॉइंट पढ़ रहे हैं हर चैप्टर में। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, सरकार अलग, ठीक है, दोनों को सेम नहीं ट्रीट करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ओनरशिप क्या है? एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट 51% कौन होल्ड करके रखेगा? गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल, गवर्नमेंट कैन बी स्टेट, गवर्नमेंट कैन बी वन और मोर स्टेट, गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल एंड स्टेट टुगेदर, मतलब मिला जुला के इनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 51%। ठीक है। ओन स्टाफ, पॉइंट नंबर 5 देख लो। ये जो एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं है, इनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बोल सकते, ये कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। कंपनी अलग, गवर्नमेंट अलग ना, तो कंपनी के जो अपने स्टाफ है वो कंपनी के स्टाफ माने जाएंगे, गवर्नमेंट के स्टाफ नहीं माने जाएंगे। समझ में आया बात? चलो, इसका कुछ एग्जाम्पल आई थिंक ऊपर दिया है क्या? नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो गवर्नमेंट कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है। ऑब्जेक्टिव्स, क्या जरूरत है सरकार को बिजनेस करने का? क्या जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक, सरकार क्यों बिजनेस करती है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी किया था, तो वहाँ पे भी ये पॉइंट आया था कि कंपनीज का ज़रूरत है कि देश में रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, देश में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए कंपनीज की ज़रूरत है, और कंपनी खोलना इज़ नॉट सो ईजी, तो लोग कर नहीं पा रहे हैं, लोग कर नहीं पा रहे इसलिए गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग दैट रिस्क। कैपिटल फॉर्मेशन, देश में जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है वो ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, रेलवे ट्रैक्स बना रही है, देश में अलग अलग चीज़, बैंक्स बना रही है। ठीक है, आप SBI देखो, गवर्नमेंट बैंक है। तो देश में अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर ये गवर्नमेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा। अगर सरकारी कंपनीज आएंगी तो जॉब्स भी आएंगे, जॉब्स आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा। ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट होगा। सरकारी कंपनीज जो है वो बैकवर्ड एरिया में भी उतना ही काम करेगा जितना फॉरवर्ड एरिया में काम कर रहा है। सरकारी कंपनी कोई भेदभाव नहीं करता। अगर मेरे को बिजनेस करना है तो आई वुड गो टू अ गुड एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, सब कुछ है। बट अगर सरकार बिजनेस करता है तो सरकार बैकवर्ड एरियाज पे भी ध्यान देता है। तो इसमें क्या है ना, पूरे देश का एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो रहा है। मेरिट्स, अगेन वी आर गोइंग टू डू थ्री मेरिट्स। ठीक है, पहला मेरिट है कि इजी फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें कोई अलग से कोई नियम कानून नहीं है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी फॉर्म होता है वैसे ही ये लोग भी फॉर्म होते हैं। तो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं है यहाँ पे, सेम लॉ इनके ऊपर भी अप्लाई करता है। इंटरनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, तो इनका इंटरनल अपना फ्रीडम है, हालांकि ये बोलने का बात है, इंटरनल अपना इनका फ्रीडम है, सरकार इनके काम पे इंटरफेरेंस नहीं करती है। ठीक है, डिसएडवांटेज में हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, ऐसा कोई सच बात नहीं है। ठीक है, इंटरनल ऑटोनॉमी, बट अभी एडवांटेज में पढ़ लेते हैं कि दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब होता है सरकारी कंट्रोल, सरकारी कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल से ये लोग फ्री है, ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ठीक है, ईजी पॉइंट और कौन सा रहेगा? चलो नंबर 4 वाला कर लेते हैं, नंबर 4 वाला ज़्यादा ईजी लग रहा है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, क्योंकि देखो इनका जो मैनेजमेंट होता है, कंपनीज का जो मैनेजमेंट होता है वो सरकार नहीं करती है, सरकार सिर्फ ओनर है, बट मैनेज करने के लिए इनके पास डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टर्स हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, इस लेवल के लोग होते हैं, MBAs होते हैं, तो पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही एबल्ड लोग होते हैं, तो इनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, 3 पॉइंट करके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। डीमेरिट्स में विल डू 3 पॉइंट्स। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिससे सरकार कुछ भी करती है ना तो सरकार को पार्लियामेंट में जाके जवाब देना पड़ता है, बट इनका क्या है ना, दे आर नॉट, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज आर जस्ट लाइक एनी अदर कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी का खाली ओनर सरकार होता है, बट बिहेवियर उनका बाकी कंपनीज जैसा ही होता है, तो दे आर नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ केयरफुली बोलना पड़ेगा ये वर्ड, दे आर नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। मतलब अगर सरकारी कंपनी में लॉस हो गया तो पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सरकार कोई काम गड़बड़ कर दे तो पब्लिक प्रोटेस्ट पे उतर आएगा, बट सरकारी कंपनी में अगर कुछ लॉस हो गया, नुकसान हो गया, बैड डिसीजंस हो गए, तो पब्लिक कैन नॉट प्रोटेस्ट, बिकॉज बिजनेस में तो होता ही है ये सब, है ना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एज आई टोल्ड यू कि वहाँ एडवांटेज में लिखा था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, दैट इज ओनली ऑन पेपर। इन रियलिटी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब क्या करते हैं, अपने ही रिश्तेदार लोगों को नौकरी दिलवा देते हैं। ठीक है, होता है, बहुत कुछ होता है, अभी अब वीडियो में बोलना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बट बहुत कुछ होता है। ठीक है, इनडिफरेंस मैनेजमेंट, दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क। मतलब देखो होता क्या है ना कि ये पॉइंट भी हर चैप्टर में आ रहा है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है ना कि दे आर नॉट दी ओनर्स,
कंपनी चला रहे हैं बट ओनर नहीं है, कंपनी चला रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, और सैलरी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, तो इनको ना उतना मज़ा नहीं आता, दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क उनको लगता है कि ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे प्रॉफिट तो कोई और लेके जाएगा, प्रॉफिट तो ओनर्स लेकर जाएंगे, गवर्नमेंट लेकर जाएगी, गवर्नमेंट इज़ द ओनर, हमको क्या मिलेगा हार्ड वर्क करके, वही फिक्स सैलरी, कम काम करेंगे तो भी फिक्स सैलरी, ज़्यादा काम करेंगे तो भी फिक्स सैलरी। सो मैनेजमेंट जो है ना इनडिफरेंट हो जाता है, इनडिफरेंट मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड वर्क करे या हार्ड वर्क ना करे, फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पॉइंट चलो कर ही लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट बोल रहा है बोर्ड इज पैक्ड विथ यस मैन। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं कोई भी कंपनी में, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी में 15 हो सकते हैं, ठीक है, 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके लिए अलग रूल है, बट जनरली 15 हो सकते हैं। ये जो 15 डायरेक्टर्स हैं, ये 15 डायरेक्टर्स जो है ना ये सरकार के यस मैन है। यस मैन मतलब जो सरकार बोलेगी वही ये लोग कर देंगे, ये अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, ये पूरा सरकार के इशारा पे नाचते हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। हम लोग चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। कितना टाइम हुआ है, 41 मिनट, ठीक है। मेरा टारगेट था कि इस चैप्टर को लगभग 45 मिनट्स के आसपास में ख़त्म करना है। आई थिंक विल गो टिल 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स में भी अगर ये चैप्टर कर ले रहे तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बड़ा चैप्टर है तो मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। पार्ट पार्ट में करो, ठीक है, पार्ट पार्ट में करो, इसको 2-3 चैप्टर मान के करो। लास्ट पार्ट आ जाता है ग्लोबल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कोका कोला, पेप्सी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऐसे कंपनीज ग्लोबल कंपनीज बोलते हैं जो एक से ज़्यादा कंट्री में प्रेजेंस रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कंपनीज, ठीक है। तो नाम यही है। इनका क्या होगा, हेड क्वार्टर्स एक जगह पे होगा जिसको हम लोग होस्ट कंट्री बोलेंगे। जैसे फेसबुक हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है, तो सिलिकॉन वैली आई थिंक अमेरिका में, तो वहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर्स। तो इट्स एन अमेरिकन कंपनी बट वो बहुत देशों में बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी बोलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनी भी बोल सकते हो। ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, लार्ज साइज पहला पॉइंट, ठीक है, हम लोग 3-4 पॉइंट करके करेंगे। लार्ज साइज, ये बहुत बड़े साइज में होते हैं, ऑब्वियसली बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब गिन भी नहीं पाओगे इतना पैसा है, इसीलिए तो ये इतने सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। फेसबुक, गूगल, ऐसे कंपनीज दे आर वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े कंपनीज होते हैं, तो लार्ज साइज है, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स होता है इनके पास। जियोग्राफिकल डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलाव, कितने फैले हुए हैं जियोग्राफिकली, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा देश, 50 से ज़्यादा देश, तो मतलब दे आर नॉट लिमिटेड कि एक ही एरिया में है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, एक ही कंपनी में हर तरीके का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, R&D हो रहा है, मतलब सब कुछ इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब सब कुछ एक जगह पे होता है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो इनका वैसा ही है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट, अलग अलग देश में अलग अलग मैनेजर्स बैठा रखे हैं इन्होंने। इंडिया में फेसबुक कौन मैनेज करेगा, उसके लिए अपॉइंटेड है पर्सन। पाकिस्तान में कौन मैनेज करेगा फेसबुक, उसके लिए अपॉइंटेड है पर्सन। अमेरिका में कौन मैनेज करेगा, इंग्लैंड में कौन मैनेज करेगा, जापान में कौन मैनेज करेगा, हर जगह का इन्होंने इंटरनेशनल मैनेजमेंट बिठा रखा है, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे एंड द चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। तो मेरिट्स में कोई भी 3 मेरिट्स कर लेते हैं। फॉरेन कैपिटल, इनको देखो पैसा का कोई कमी नहीं है, ठीक है, इनको जो पैसा लगता है वो मतलब फॉरेन, मतलब दे हैव फंड्स, दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है, इनका कोई शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होता है। एंड ये कंपनीज जो होते हैं ना, ये कंट्रीज़ लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, इन सब देशों के लिए बहुत अच्छे कंट्री, मतलब बहुत बून है ये, क्योंकि देखो हमारे कंट्रीज़ में क्या चीज़ का शॉर्टेज है, हमारे कंट्रीज़ में फॉरेन कैपिटल का शॉर्टेज है, ठीक है। बाहर देश से पैसा आएगा, यहाँ पे बिज़नेस होगा, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, यहाँ के लोग पैसा कमाएंगे और बाहर देश से पैसा भी आएगा। सो फॉरेन कैपिटल वाइज ये मेरिटोरियस है। जब कोका कोला इंडिया में आ रहा है, फेसबुक इंडिया में आ रहा है, गूगल इंडिया में आ रहा है, सो इफ़ कंपनीज़ आर कमिंग टू इंडिया देन दे आर ब्रिंगिंग फॉरेन मनी ऑल्सो इन इंडिया, तो ये एक फ़ायदा हो जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लोग डेवलप्ड कंट्री में होते हैं, वहाँ पे इनके पास एक से एक टेक्नोलॉजी होता है। व्हेन दे कम टू लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब आते हैं तो वही टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं।
सो दे ब्रिंग टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी जो देश पीछे है उनको चांस मिल जाता है टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ने का। नंबर 3, इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल। ये कोई भी काम करते तो बड़े लेवल पे करते हैं, तो इनको फ़ायदा हो जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का, ठीक है, बिकॉज ये बड़े लेवल पे काम करेंगे तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा। जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा तो आपको बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल्स भी खरीदना पड़ेगा, एंड व्हेन यू आर बाइंग रॉ मटेरियल्स या एनीथिंग यू आर डूइंग एट अ लार्ज स्केल, तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेगा सप्लायर्स से, या कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता है। जब आप कोई सिंगल प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मान लो आप मार्केट में गए, कुछ एक चीज़ खरीदने गए, तो आपको पूरा MRP पे वो मिलता है, बट वही चीज़ आप 10 यूनिट खरीद लो तो आपको डिस्काउंट देता है शॉपकीपर। सिमिलरली ये भी जब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो इनको भी डिस्काउंट मिलता है, इनको भी उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, डीमेरिट्स, ठीक है, क्या नुकसान है इनका। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये दूसरे देश में जाते हैं और फिर वहाँ कि लोकल रिसोर्सेज को ये लोग यूज़ करते हैं, मे बी नॉट इन अ गुड वे, ठीक है। दे मे मिस यूज़ लोकल लेबर एंड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंपनीज हैं जो अफ्रीका में जाते हैं, इंडिया में आते हैं और हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और होता है ना कि जब हम दूसरों का कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, ठीक है। अपना चीज़ तो बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, बट दूसरों का चीज़ जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ ये कंपनीज़ के साथ भी बिहेवियर है। दे गो टू डिफरेंट कंट्रीज, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज और कुछ ज़्यादा ही मिसयूज़ हो जाता है। फिर मोनोपोली पावर हो सकता है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि दे कैन डू एनी थिंग, दे कैन बाई एवरीथिंग। लोगों को ख़रीद लेंगे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, मोनोपोली बन जाएंगे। अब इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वट एवर दे डू, वट एवर दे डिसाइड, दैट वी हैव टू एग्री विथ। फिर कोई कंपटीशन ही नहीं बचा इनके अगेंस्ट। अब ये जो बेच रहे हैं, जिस दाम में बेच रहे उसी दाम में लो, ठीक है। यही है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, उसी पॉइंट से लिंक्ड है। ड्यू टू मोनोपोली, जब इनका मोनोपोली हो जाता है, मोनोपोली मतलब जब यही है अकेले मार्केट में और कोई है ही नहीं मार्केट में। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। जब ये अकेले है मार्केट में और कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे। कंज्यूमर से जो दाम मांगना है वो दाम मांगेंगे, बिकॉज इनको पता है कि कंज्यूमर अगर हमारे पास नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ, और कोई है ही नहीं। कंज्यूमर को ख़राब क्वालिटी के गुड्स देंगे, बिकॉज इनको पता है कि कंज्यूमर को लेना है तो हम ही से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका डीमेरिट्स है। हम लोग 3 पॉइंट करके कर लिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी करते हैं। आप देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में आज से 250 ईयर्स पहले, 200 साल पहले, अब तो 250 साल हो गया होगा। 250 ईयर्स पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो आई क्यों थी? बिजनेस करने के लिए। बट क्या किया उन्होंने देश में पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे पूरा इंडिया ही टेक ओवर कर लिया उन्होंने। बोलना सही नहीं रहेगा, बट बहुत कुछ होता है, ठीक है। वीडियो में बोलना सही नहीं रहेगा, क्लास में बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर को गो थ्रू करो एंड हाँ, ये वीडियो, ये चैनल, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसके आगे भी। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर स्कूल ग्रुप्स, ताकि जिनका भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रहा है तो वो भी प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब। हमने 49 मिनट्स, ऑलमोस्ट 50 मिनट, अभी तो कट होगा, एडिट होगा तो वीडियो और छोटा हो जाएगा। तो वी हैव डन इट इन अ गुड टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच। विल मीट फॉर चैप्टर नंबर 9 वेरी सून। थैंक यू।